हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त हूँ, आज फिर आ गए हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। काफ़ी टाइम से आप लोग देखते हैं कि आप न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, समाचारों में पढ़ते हैं कि फलां को डिजिटल अरेस्ट किया या फलां को वहाँ पे डिजिटल अरेस्ट किया, फलां आदमी को डिजिटल अरेस्ट किया, फलां लेडीज़ को डिजिटल अरेस्ट किया और उसको काफ़ी घंटे डिजिटल अरेस्ट करने के बाद में उनसे काफ़ी पैसे लिए गए। तो दोस्तों, इसी सब टॉपिक के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से होता है और इसमें क्या-क्या आप इसके बचाव हैं, किस तरीके से आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट हम आते हैं डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूँ, डिजिटल अरेस्ट सरकार की तरफ से ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जो सरकार की किसी भी एजेंसी, एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स या फलाँ कोई भी एक्स-वाई-जेड कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी तरफ से सरकार की डिक्शनरी में ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपकी चीज़ तो क्लियर हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट बेसिकली आपको साथ फ्रॉड करने के लिए जो साइबर ठग बैठे हुए हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं जिनको आपसे मतलब एक तरीके से पैसा ठगना होता है, बेसिकली उन लोगों का बनाया हुआ एक वर्ड है। और सॉरी, इसमें जो आपका क्या नाम है, डिजिटल अरेस्ट में ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो भावनाएँ हैं, आपकी जो इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करना होता है। कि आपको अगर सपोज़ करो, डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है, आपके पास जनरली एक व्हाट्सएप कॉल आती है। व्हाट्सएप कॉल में कई दफ़ा क्या होता है कि किसी पुलिस अधिकारी की वर्दी पहने में किसी बंदे की फ़ोटो होती है। वो आपको सामने से देखते हैं, आपको सामने जो पीछे दिखाई दे रहा होता है व्हाट्सएप कॉल में, वहाँ पे एक आपको कोई मतलब पुलिस स्टेशन टाइप का सेटअप या इस तरीके का कोई सीबीआई का ऑफ़िस टाइप का सेटअप दिखाई देगा, लोग आपको वर्दी पहने दिखाई देंगे। तो जनरली आपके कोई भी जो एक कॉमन मैन है, उसके माइंड में यही जाएगा, वो आपसे बोलेगा कि भाई फला-फला जगह आपकी कार से कोई मतलब एक्सीडेंट हो गया है, आपकी कार से कोई क्राइम हो गया है या आपने कोई पार्सल भेजा था दूसरी देश को, तो आपके पार्सल में कुछ मतलब संदिग्ध चीज़ें पाई गई हैं, वगैरह-वगैरह। तो दोस्तों, आप उस केस में मना करेंगे कि भई मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा है, तो वो जनरली आपको क्या बोलेंगे कि भई उसके साथ आपका आधार नंबर मिला है या आपका मोबाइल नंबर मिला है, तो वगैरह-वगैरह। पर दोस्तों, आप भी देखिए कि आधार नंबर मिल जाना या आपका मोबाइल नंबर मिल जाना, इससे ये चीज़ प्रूव नहीं होती है कि भई वो आपने कोई पार्सल भेज दिया है या इस तरीके से ऐसा कुछ है। तो अ, उसके बाद दोस्तों, लेकिन जनरली होता है क्या है कि सपोज़ करो कोई भी कॉमन मैन, उसके पास कोई कॉल जाती है, तो जनरली एक बंदे का जो माइंड है वो एकदम से पजल्ड हो जाता है। तो दोस्तों, यही जो पजलनेस है, ये पजलनेस ही जो साइबर ठग बैठे हुए हैं, उनको ये पजलनेस ही पकड़नी होती है। उनका जो फर्स्ट पॉइंट है, वो आपकी पजलनेस को पकड़ेंगे। अगर जैसे ही आपकी पजलनेस पकड़ेंगे, वो धीरे-धीरे आपके माइंड को अटैक करना शुरू करेंगे। आपके माइंड को अटैक करने के बाद में धीरे-धीरे वो आपके माइंड के अंदर घुसेंगे। आपके माइंड के अंदर घुस के धीरे-धीरे इस चीज़ को ही हम लोग डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। एक तरीके से आप ना उनके सामने अपने आप को धीरे-धीरे सरेंडर करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी कॉल आती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको छोटा-सा किस्सा बताता हूँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी और ज़्यादा नहीं, अभी तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, मेरे पास भी कॉल आई। ये कॉल आई मेरे पास मुंबई, उसने मुझे बताया कि मैं मुंबई दादर से बोल रहा हूँ और फलाँ डिपार्टमेंट से, और आपकी जो गाड़ी है, वो गाड़ी आपकी यहाँ पर मिली है और उस गाड़ी से मर्डर हुआ है। उस मर्डर में आपकी गाड़ी मिली है और आपकी गाड़ी का जो नंबर है ये पाया गया है और फला-फला। तो मैंने कहा, आप बोल कहाँ से रहे हैं बॉस? तो उसने एकदम से छूटते मुझे डराने की कोशिश की, बॉस? आप मुझे बॉस बोल रहे हो? अधिकारी को आप बॉस बोलते हो? तो मैंने कहा, चलो सर, मैं सर बोल देता हूँ आपको, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। फिर उसने मुझे पूछा कि अपना नाम बताओ। मैंने कहा, भई जब आप मुझे नाम मेरा पूछ रहे हो, तो जब आप मुझे कॉल कर रहे हो, तो आपको मेरा नाम भी तो पता होना चाहिए ना जब आप। तो उसने बोला, जो चुपचाप पूछा जा रहा है, आप खाली उसका जवाब दो, आप एक अधिकारी से बात कर रहे हो। तो मैं तो समझ चुका था, क्योंकि ना तो मेरे नाम से कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है और ना इस तरीके की मैं कभी मुंबई गाड़ी लेके गया हूँ। तो ख़ैर दोस्तों, मैं इस चीज़ को समझ चुका था, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा-सा खेल खेल रहा था। तो
उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा भैया तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं थोड़ा-सा अपने आप को ऐसा शो किया कि जैसे मैं डर रहा हूँ उसके लिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भैया मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसने मुझे फिर डराने की कोशिश की। अच्छा आप भैया बोल रहे हो? अधिकारी को भैया बोलते हो? आपको पता है आपने क्या क्राइम किया है? तो मैं धीरे-धीरे उसको तो मैंने अपने आप को बड़ा डरा हुआ था, मतलब एक तरीके से उसको दिखाया कि मैं काफ़ी डर रहा हूँ और मुझे मतलब पता नहीं क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा चलो सर अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है फिर इसके लिए? तो उसने बोला ठीक है हम इसका सेटलमेंट करा देंगे और इसके लिए आपको हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी और हमें भी आपकी जो है। तो मैंने कहा सर बात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बताओ मुझे, आना है वहाँ पर या क्या करना पड़ेगा? तो उसने बोला नहीं आना कहीं नहीं है आपको, हम आपका सेटलमेंट अभी करा देंगे। तो खैर मैं सब पूरा ड्रामा देखना चाहता था। मैं लेकिन क्या था कि मेरा अ, अपने जो मेरी इमोशंस थी मैंने उनको कंट्रोल किया हुआ था। तो मैं जस्ट आपको जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, जनरली क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए पहले से अवेयर था, तो इसलिए मैं उस चीज़ को टैकल करने में मुझे दिक्कत नहीं महसूस हुई। तो जब उसने मुझे अपने अधिकारी से बात कराई तो सामने 4-5 लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने बातचीत करी, मैं देखते ही उन लोगों ने भी मुझे मतलब अपने तरीके से डराने की कोशिश की। तो लेकिन मैं सब चीज़ों को पहले समझ के बैठा हुआ था और काफ़ी बातचीत होने के बाद में फिर मैंने उनको काफ़ी मतलब अपने तरीके से टैकल किया। तो वो लोग समझ गए और उन लोगों ने तुरंत ही जो है वो कॉल काट दी और उसके बाद उन्होंने कभी मुझे आज तक कॉल नहीं की। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा आपके पास इस तरीके की कॉल आती है तो पहले आप ये देखिए कि भई जो कॉल करने वाला है वो बेसिकली कॉल अ, उस नंबर को आप अपने पास रख लीजिए। और हाँ दोस्तों, सेकंड आप कोई भी जानकारी किसी भी तरीके की अपना नाम, अपना आधार नंबर, अपना शहर, अपना मोबाइल नंबर, अपनी कोई भी मतलब पर्सनल डिटेल उसको शेयर ना करें। ठीक है दोस्तों? और सेकंड आप कुछ भी इस तरीके का अगर आपके पास कॉल आती है उस नंबर को तुरंत नोट करके रखें और एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप जाकर इसकी शिकायत दर्ज करें। इस पोर्टल का नाम है cybercrime.gov.in। इस पर जाकर दोस्तों आप रिपोर्ट ज़रूर दर्ज कराएँ। और इसके लिए दोस्तों जो है हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, हेल्पलाइन नंबर्स में इसको 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई इस तरीके का फ्रॉड आपके साथ हो भी जाता है, तो आप तुरंत इस चीज़ की जानकारी उस नंबर पर दर्ज कराइए। और इसके अलावा एक नंबर है 112 112, ये नंबर आप जैसे अगर कभी आपके साथ होता है कोई भी फ्रॉड, आप इस नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, आपकी कॉल तुरंत अटेंड की जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आप समझ गए होंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रॉड का जरिया है जिससे आपको किस तरीके से लोग फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ। तो आप भी दोस्तों मैं आपसे लास्ट में ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की कॉल आपके पास आती है तो प्लीज़ आप अवेयर रहिए, बहुत ज़्यादा उनसे बात मत करिए। जनरली आपको लगता है कि इस तरह की कॉल है तो आप उस कॉल को तुरंत काटने की कोशिश कीजिए। कोई भी अगर इस तरीके का अगर एक्चुअल में कोई भी सरकारी आदमी इस तरीके से आपको कॉल नहीं करेगा। जो भी इस तरीके का कोई कॉल आता है तो वो 99% वो कॉल फ्रॉड होती है। इस तरीके की कॉल्स की आप दोस्तों शिकायत ज़रूर कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्किल हैं या आपके सगे संबंधी हैं, आपके यार दोस्त हैं, उन सभी को इस बारे में अवेयर कीजिए। और इस तरीके की चीज़ें करके ही हम दोस्तों साइबर क्राइम से बच सकते हैं। और जनरली कहीं भी इस तरीके के जैसे आप देखते हैं कि कहीं भी अपना आधार नंबर या इस तरह की चीज़ें शेयर मत कीजिए। और दूसरा दोस्तों कोई भी अगर आपके अनजाने कॉल आती है, कोई लोन से रिलेटेड है, किसी से रिलेटेड है, वो दोस्तों सब चीज़ें यही सब चीज़ें होती हैं। तो जनरली कभी भी अपना जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कभी भी शेयर मत कीजिए। और हाँ, अगर आपके साथ कभी फ्रॉड होता है या कोशिश भी होती है तो दोस्तों प्लीज़ उसकी शिकायत ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट के पास में चीज़ें पहुँच सके। अब जनरली दोस्तों होता क्या है कि सपोज़ करो आप बैंक की भी हेल्पलाइन नंबर हैं और होता क्या है कि सपोज़ कीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाता है, तो कई दफ़ा क्या होता है कि बैंक में आपके साथ मान लो कोई फ्रॉड हुआ है, तो कई दफ़ा 5,000 से 25,000 तक के नुकसान अ, आपको होगा और बाकी आपकी अमाउंट बच सकती है। लेकिन उसके लिए बशर्ते आपने कोई ओटीपी ना दिया हो और आपने तुरंत फ्रॉड होते ही बैंक को इस बारे में इन्फॉर्म किया हो, तो दोस्तों आप काफ़ी मोटे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो
दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको इस तरीके की कोई भी कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ उसको नेगलेक्ट मत कीजिए, उसकी शिकायत कीजिए और बी अवेयर रहिए। कभी भी इस तरह के कॉल्स में कोई ज़्यादा रिप्लाई ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।